बहुत गहरी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक से पूरा राजमहल कांप रहा था। महाराज, यह रोशनी नहीं, अंधेरा है। यह बच्ची आपके लिए अशुभ है। मेरी अपनी बेटी अशुभ? कैसे मान लूं बाबा कि ये सच है? इसके ग्रह और नक्षत्र चेतावनी दे रहे हैं। अगर इसे रखा तो यह आपकी दोनों बड़ी बेटियों की जान ले लेगी। एक संतान का जीवन 2 संतानों के जीवन से नहीं चुकाना चाहिए। इसे अभी विस्मृत तालाब में फेंक दो। देर मत करो, भाग्य माफ नहीं करेगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटियां, वो मेरी जान है। अगर कुछ हुआ तो? नहीं, मैं योद्धा हूं, पर उससे पहले पिता। बाबा, आपकी आंखों में सच झलक रहा है। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता कि उनकी जान खतरे में हो। ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन यह दर्द मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। राजा बच्ची को लेकर विस्मृत तालाब की ओर जाता है। मेरी छोटी राजकुमारी, मुझे माफ करना। अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी दूसरी बेटियों के लिए ऐसा कर रहा हूं। बच्ची को विस्मृत तालाब में छोड़ देता है और सिर झुकाकर लौट जाता है। उसी पल दूर से एक बकरी दौड़ती हुई आई और बिना डरे कुएं में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद वो बच्ची को मुंह में दबाए बाहर आई। तू इसे क्यों बचा रही है शिवानी, जिसे उसके बाप ने छोड़ दिया? क्योंकि उसके पिता मजबूर हो सकते हैं, लेकिन मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। आज से ये मेरी बेटी है और इसका नाम होगा आन्वी। वक्त बीतता गया। शिवानी ने आन्वी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया और देखते ही देखते आन्वी 18 साल की हो गई। माँ, आपने मुझे बचपन से पाला, लेकिन मैं आपकी तरह क्यों नहीं दिखती? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटी, तुम दिल की नेक हो, किसी का बुरा नहीं चाहती, इसलिए भगवान ने तुम्हें सबसे सुंदर चेहरा दिया है। तुम मेरी बेटी हो। क्या सच में? फिर तो मैं और अच्छी बनूंगी माँ। ठीक है बेटा, तुझे भूख लगी होगी, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। रुक, मैं तेरे लिए जंगल से कुछ फल लाती हूँ। हर वक्त आप ही मेरे लिए फल लाती हो। आज मैं जाती हूँ, आप आराम करो। बेटी, जंगल में खतरा है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, तेरी जान को खतरा हो सकता है। जंगल में खतरा है तो आपकी जान को भी खतरा है ना माँ? आन्वी मुस्कुराकर फल तोड़ने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। तभी एक शिकारी झाड़ियों के पीछे से शिवानी को देख लेता है। वाह, मोटी बकरी, इसका मांस बेचूंगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। आज का शिकार तो शानदार है। फिर शिकारी तीर शिवानी पर चला देता है। तेज चीख के साथ शिवानी जमीन पर गिर पड़ती है। अरे राम, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी और अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाऊंगी। शिवानी खून से लस्त पस्त होकर झाड़ियों की ओर भागती है। शिकारी उसका पीछा करता है। अरे रुक जा, रुक जा। अरे भाग कहाँ रही है? तू मेरा शिकार है, तू कहीं नहीं बच सकती। अरे रुक जा, आज तो मुझसे नहीं बच सकती है। लेकिन शिवानी झाड़ियों में कहीं छुप जाती है। शिकारी उसे ढूंढ नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ आन्वी फल लेकर लौटती है। माँ, कहाँ हो आप? माँ, माँ तो यहाँ नहीं है। इतने में शिवानी घायल हालत में वहाँ आती है। माँ, ये क्या हुआ? ये तीर किसने मारा? मुझे उनका नाम बताओ, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटी, मेरे पास कम समय है, तुझे एक सच बता दूं, तू मेरी बेटी नहीं है। मैंने तुझे विस्मृति तालाब से बचाया,
तेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। तू राजकुमारी है। राजमहल जा और तू अपने गले का ताबीज दिखाना, वो पहचान लेंगे, क्योंकि जब तुम मुझे मिली थी तो तुम्हारे गले में यह ताबीज था। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही मेरी माँ हो। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। उठो माँ, उठो। माफ करना बेटी, अब मैं साथ नहीं रह सकती। आन्वी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो शिवानी को दफना देती है। माँ, अब मैं राजमहल जाऊंगी। अपने असली पिता और बहनों को खोजूंगी, चाहे वो मुझे अपनाए या ना अपनाए। पर मैं यह वादा करती हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आप मेरी सबसे बड़ी पहचान हो माँ। आन्वी रोते हुए जंगल से निकल पड़ती है और राजमहल के द्वार पर पहुंचती है। तभी सैनिक रास्ता रोक देते हैं। ये कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे महाराज और महारानी से मिलना है। ये एक बहुत ही जरूरी काम है। मैं ऐसे किसी को अनुमति नहीं दे सकता। पहले तुम पूरा परिचय बताओ, तभी अंदर जाओगी। तभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? महाराज से मिलने के लिए किसी को रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसे राजमहल में जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। मुझे महाराज के पास जाना है। ठीक है, जाओ। डरी सहमी आन्वी दरबार में पहुंचती है, जहां महाराज और महारानी दरबार में ही बैठे हैं। तुम कौन हो बेटी, और इतनी भयभीत क्यों लग रही हो? डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? पिताजी, माताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आन्वी। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी तो पहले से 2 बेटियां हैं। तुम हमारी बेटी कैसे हो सकती हो? निश्चय ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। ये कैसे संभव है? नहीं पिताजी, आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरी माता हैं। ये कैसी विचित्र बातें कर रही हो? मैं भला अपनी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ? तुम हमारे परिवार की नहीं हो। हमारी 2 ही बेटियां हैं। अवगत होता है तुम्हारे माता पिता शायद तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तुम चिंता मत करो, आज से हम लोग तुम्हें माता पिता जैसी ही सेवा करेंगे। पिताजी, मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे, वो भी विस्मृति तालाब में। आप कैसे भूल सकते हो? क्या क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? सच बताओ, आखिर तुम्हें ये किसने बताई? मेरी माँ एक बकरी थी, शिवानी। उन्होंने मुझे तालाब से बचाया था और मेरा पालन पोषण किया, लेकिन शिकारी ने माँ को मार डाला। आप ये मेरे गले का ताबीज देखिए। क्या अब भी मुझे नहीं पहचान पाए पिताजी? जैसे ही राजा और रानी ने वो ताबीज देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। आंखें भय और पछतावे से भर गई। पूरा राज दरबार गूंज उठा। राजा और रानी उठकर आन्वी को गले लगा लेते हैं। मेरी पुत्री, हाँ, बरसों पहले हम तुम्हें नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि तुम अपनी दोनों बहनों को मार दोगी। इसी वजह से तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर घने जंगलों में चले गए। तब से हम लोग उस दिन को याद करके खुद को कोस रहे हैं पुत्री, लेकिन भगवान ने आज हमें दूसरा मौका दिया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाता हूँ। और आज से हमारी 2 बेटियां नहीं, 3 बेटियां रहेंगी। मंत्री जी, ओ मंत्री जी। मंत्री जी, जश्न की तैयारी कीजिए। हमारी खोई हुई राजकुमारी हमें वापस मिल गई है। मैं तुरंत ही व्यवस्था करता हूँ। फिर महारानी सौम्या देवी आन्वी को एक कक्ष में ले जाती हैं,
लेकिन दूर से दोनों राजकुमारियां ये सब देख रही थीं। ये क्या? हमारी एक और बहन आ गई। ये असंभव है। और ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? सच में दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। अब माँ पिता का प्यार भी ये छीन लेगी। देखो, माँ इसके पीछे पागल हो गई है। अब हमारा महत्व कम हो जाएगा। अब सबकी निगाहें इसी पर होंगी। हमें कुछ करना होगा दीदी। आज का जश्न खत्म होने दो, फिर इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। शाम होते ही जश्न की तैयारी होती है। दूर दूर से राजकुमार आते हैं। महल रोशनी से चमक रही थी। संगीत चारों ओर फैल रहा था। तभी राजकुमारी मालविका की नजर एक राजकुमार के ऊपर अटक जाती है। देखो, वो राजकुमार वीरांश कितना सुंदर है। मैं उससे ही विवाह करूंगी। जैसे ही यह जश्न खत्म होता है, फिर मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। तभी राजकुमार वीरांश की नजर आन्वी पर पड़ती है और वो दरबार में आगे जाकर कहता है, महाराज, मैं सूर्यपुर का राजकुमार वीरांश हूँ। मुझे राजकुमारी आन्वी अत्यंत प्रिय लगी है। महाराज, मैं आन्वी से विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका राज बहुत ही बलशाली और वैभव से भरा है। तो मुझे इस रिश्ते से क्या आपत्ति हो सकती है? हाँ राजकुमार, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आज पूरे राज्य में मैं घोषणा करता हूँ कि राजकुमार वीरांश का विवाह मैं अपनी राजकुमारी आन्वी से तय करता हूँ, और इन दोनों का विवाह होते ही इस राज्य का राजा और रानी भी यही बनेंगी। जैसे ही ये घोषणा होती है, राजकुमारी मालविका की आंखें क्रोध से जल उठती हैं। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी ऐसा। इसने पहले मेरे माता पिता छीन लिए और अब मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसे भी छीन रही है। जश्न समाप्त होने के बाद सभी राजकुमार चले जाते हैं। दोनों बहनें एक कक्ष में इकट्ठा होती हैं। दीदी, अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। उसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं कल की आई हुई लड़की इस राज्य की महारानी बन जाएगी और हम दोनों को नौकरानी बनाकर रखेगी। श्रुति, क्या तुम उसी अघोरी को बुला सकती हो जिसने अपनी शक्तियों से हमारी कई बार मदद की है? हाँ बहन, ये कोई पूछने वाली बात है। मैं क्यों नहीं करूँगी आपकी मदद। वो हमारी मदद करेगा। वैसे करना क्या है? ठीक है, तुम बस उन्हें सुबह तालाब के पास लेकर आना। मैं कैसे भी करके आन्वी को वहाँ ले आऊंगी। बाकी की बातें हम वहीं करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो, हमें अब उससे प्यार से बात करना है और किसी भी तरह कल सुबह तालाब के पास लेकर जाना है उसे। फिर दोनों बहनें वहाँ से निकलती हैं। आन्वी के कमरे की ओर जाती हैं। जैसे ही आन्वी के कमरे में जाती हैं, शायद आप मेरी दो बड़ी बहनें हो। हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ मेरी बहन, हमें भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने समय बाद हम अपनी सबसे छोटी और खूबसूरत बहन को देख रही हैं। हम लोग राजमहल में सुख भोग रहे थे और तुम वहाँ जंगल में अपनी जिंदगी का कष्ट काट रही थी। नहीं दीदी, वहाँ भी मेरी जिंदगी ठीक थी। मेरी माँ थी ना, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वो एक बकरी जरूर थी, लेकिन वो इंसान से भी बढ़कर थी मेरे लिए। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द उसी जिंदगी में जाने वाली हो। फिर दोनों बहनें बात करके सोने चली जाती हैं। फिर अगली सुबह श्रुति अघोरी को लेने चली जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप इतने सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? देखो बहन, तुम हमें इतने समय बाद मिली हो। तुम्हें ठीक से हम जानते भी नहीं हैं, तो सोचा कि हम लोग साथ में थोड़ा समय बिताएं।
आज बाहर चलते हैं। यहाँ हर वक्त माता पिता तुम्हारे ही साथ रहते हैं। हमें भी कुछ समय मिलना चाहिए आपस में दोस्ती बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर दोनों बहनें महल से निकल पड़ती है और चलते चलते नदी के पास पहुंच जाती है। दीदी, हम यहाँ क्यों आए हैं? राज से इतनी दूर? माता पिता परेशान हो रहे होंगे। हमें वापस चलना चाहिए। और ये जंगल खतरनाक भी है। किसी भी वक्त जंगली जानवर आ सकते हैं हमारे पास। तभी मालविका जोर से हंस पड़ती है। क्या हुआ दीदी? आप हंस क्यों रही हो? मुझे डर लग रहा है। तेरी सुंदरता हमें चुभती है। हम में से सबसे सुंदर तुम हो, और जब से तुम यहाँ महल में आई हो तभी से हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही, और तुम आकर हम दोनों बहनों का हक भी छीनना चाहती हो। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर ही रहेंगे। राजकुमार वीरांश भी तुमसे ही शादी करना चाहता है, जबकि तुम सबसे छोटी हो और हम दोनों तुमसे बड़ी हैं, और शादी के बाद रानी भी तू बनेगी। इसलिए अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब तू हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगी। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। दीदी, मुझे जाने दो। इतने में श्रुति अघोरी को लेकर वहां आ जाती है। तो कहिए राजकुमारी जी, मुझे आदेश दे, क्या करना है? अघोरी बाबा, ये क्या? आप लोगों ने अघोरी को क्यों बुलाया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम कभी भी हमारे बीच ना हो, और ना ही हमारे माता पिता को हमसे दूर करो, और ना ही राजकुमार से विवाह करो। तो बताओ राजकुमारी जी, मुझे क्या करना है? इसको एक बकरी ने पाला है, और ये बकरी को ही माँ कहती थी, इसलिए इसे एक बकरी बना दो ताकि ये बकरी बनकर अपनी बाकी की जिंदगी बिताए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं इसे अभी बकरी बना देता हूँ। फिर अघोरी मंत्र पढ़ता है और अचानक आन्वी के शरीर में चमक फैल जाती है और वो बकरी बन जाती है। चलो, अब ये हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट गई। अब राजकुमार वीरांश भी सिर्फ मेरा होगा। हाँ दीदी, रानी भी तुम ही बनोगी। अब कोई हमारा हक नहीं छीन सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने माता पिता के पास इस रूप में गई तो वो मुझे नहीं पहचानेंगे। मेरी अपनी दीदी इतनी बड़ी दुश्मन बन गई, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर देना माँ पिताजी, मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ। इतना कहकर आन्वी घने जंगलों में चली जाती है। अरे, तुम दोनों बहनें यहाँ हो, और तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? वो सुबह से महल में दिखाई नहीं दे रही। क्या कह रही हो माँ? मेरे साथ तो वो गई ही नहीं। ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी के साथ वो ऐसे कहाँ जा सकती है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। रानी राजा के पास जाती हैं। क्या हुआ महारानी जी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? महाराज, हमारी छोटी बेटी आन्वी कहीं नहीं मिल रही। मैंने सोचा था कि वो दोनों बहनों के साथ गई होगी, लेकिन वो इनके साथ भी नहीं गई। पता नहीं कहाँ चली गई। वाकई में महारानी जी, ये तो बहुत गंभीर विषय है। मंत्री जी, कहाँ हो? तभी मंत्री दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ महाराज? मंत्री जी, पूरे राज्य में आदेश जारी करो। पूरे राज्य में ढूंढो, मेरी राजकुमारी पता नहीं कहाँ होंगी, और सुबह से दिखाई नहीं दी हैं। जो आज्ञा है महाराज, मैं अभी आदेश भेजता हूँ और राजकुमारी को ढूंढता हूँ। काफी दिनों तक पूरे राज्य में खोज जारी रहती है, पर राजकुमारी का कुछ अता पता नहीं चलता। महल में चारों तरफ उदासी छा जाती है। राजकुमार भी राजकुमारी को ढूंढ ढूंढ कर थक और परेशान हो गया था।
महाराज, मैं भी राजकुमारी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, पर वह कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं राजकुमार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, पर मुझे भी वह कहीं नहीं दिख रही है। राजकुमार, आप मुझे बहुत थके दिख रहे हो, आज रात यहीं ठहर जाओ। फिर राजकुमार राजा की बात मानकर राजमहल में ही ठहर जाता है। उसके कुछ समय बाद राजकुमारी मालविका राजकुमार के पास आती है। तुम इतने दुखी क्यों हो राजकुमार? तुम मुझसे विवाह कर लो, फिर तुम इस राज के राजा बन जाओगे। नहीं राजकुमारी, मैं राजा बनने के लिए नहीं, मैं तो आन्वी से सच्चा प्रेम करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगा और ढूंढूंगा भी जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। फिर वीरांश वहां से निकल पड़ता है और घने जंगलों में जाता है। तभी मालविका सामने आती है। सोच लो राजकुमार, मैंने उसे एक बकरी बना दिया है क्योंकि हम उससे जलते थे। तुम मुझसे विवाह कर लो और राजा बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैंने उसे रास्ते से हटाया। और सोच लो, इतनी बड़ी जिंदगी क्या एक बकरी के साथ बिता पाओगे? मैं अपनी जिंदगी एक बकरी के पीछे क्यों बर्बाद करूं? अगर आन्वी एक बकरी बन चुकी है तो मेरा क्या भविष्य होगा? उससे अच्छा तो मालविका को ही स्वीकार कर लूं और राजा भी बन जाऊंगा। हाँ, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम भी खूबसूरत हो। ठीक है, चलो हम आज ही पिताजी से कहकर अपना विवाह तय कर लेते हैं। दूर खड़ी आन्वी रोते हुए ये सब सुन रही होती है। मैं गलत थी, मुझे लगा था तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो राजकुमार, पर तुमने मुझे मेरे पद और रूप के लिए प्यार किया था। मेरी अपनी बहनों ने मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार किया, कोई अपना नहीं होता इस लालच भरी दुनिया में। फिर आन्वी रोते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक चरवाहा चमन अपनी बकरियों को चराता है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसकी सारी बकरियां भाग जाती हैं। अरे, ये क्या हो गया? मेरी सारी बकरियां कहाँ भाग गई? हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। अब बकरियां भाग गई, मेरा बाप तो मुझे घर से ही निकाल देगा। इतना सब होने के बाद चमन रोते हुए घर वापस आ रहा था कि तभी उसे एक बकरी दिखाई देती, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ये बकरी तो मेरी नहीं है, पर ये यहाँ कैसे? इसे रख लेता हूँ, कम से कम मुझे थोड़ा बहुत दूध तो दे देगी। और वैसे भी मेरी सारी बकरियां भाग गई हैं, तो कम से कम थोड़े पैसे तो इस बकरी से आएंगे ही। फिर चमन बकरी को लेकर घर पहुंचता है। अरे ये क्या, सारी बकरी कहाँ है? तुम एक ही बकरी को लेकर क्यों आए हो? पिताजी, ये बहुत बेचारी है, इसे यहीं रहने दो। मुझे बहुत सारा दूध निकालना है, जितना बाकी सब देती थी। अगर उससे थोड़ा सा भी दूध कम निकला तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। नहीं पिताजी, अगर इतना दूध निकाला तो ये मर जाएगी। ये बहुत कमजोर है, इस बेजुबान को मत सताओ ना। फिर पिता गुस्से में लाठी उठाकर चमन पर बरसने लगते हैं। उसे इतना पीटते हैं जिससे उसकी पीठ लहूलुहान हो जाती है। आन्वी सब समझ रही थी। पहली बार किसी ने उसे बिना सवाल अपना माना था। रात होती है। चमन बकरी के पास बैठा रहता है। पता नहीं तू कौन है, लेकिन तुझे देखकर लगता है जैसे तू भी मेरी तरह बहुत कुछ खो चुकी है। इसी तरह रात हो जाती है। अचानक आन्वी भागने लगती है। तभी चमन देख लेता है। रुको रुको, अरे कहाँ जा रही हो इतनी रात को? अरे रुक जाओ। चमन उसके पीछे भागता है। बकरी उसे गहरे जंगल की ओर ले जाती है। दोनों एक डरावनी जगह पर पहुंचते हैं, एक काली रहस्यमयी गुफा के सामने। अरे तू यहाँ मुझे इस गुफा में क्यों ले आई? और हम अकेले जंगल में क्या करेंगे? बकरी की आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी विनती थी।
लखन उसकी आंखों को देखता है और जैसे सब समझ जाता है। तू कोई साधारण बकरी नहीं है ना? बकरी धीरे से गर्दन हिलाती है। तभी गुफा के बीचों बीच में एक साधु आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। ये कौन है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जानता हूँ बेटा, ये बकरी नहीं इंसान है। यह राजकुमारी है, राजकुमारी आन्वी। ये आप क्या कह रहे हो? एक बकरी राजकुमारी कैसे हो सकती है? और अगर ये राजकुमारी है तो अब ये बकरी फिर से इंसान कैसे बन सकती है बाबा? यह श्रापित आत्मा है बेटा। इसे मानव रूप देने के लिए किसी निर्दोष को अपने प्राण देने ही होंगे। चमन एक पल के लिए रुकता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो खंजर उठाता है। अगर मेरी जान से किसी की जिंदगी वापस मिल सकती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। बकरी रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। आन्वी समझ चुकी थी ये आदमी उसके लिए सब कुछ खोने जा रहा है। चमन खंजर अपनी छाती घोंप लेता है, जिससे तेज रोशनी फैलती है और आन्वी फिर से मानव रूप में आ जाती है। नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रेम करने लगी थी। राजकुमार तो धोखेबाज निकला। बाबा, मेरे प्राण ले लो पर इसको जीवित कर दो। सुनो बेटा, अगर तुम राजमहल, राज अधिकार और अपना राजपाट छोड़ दोगी और गरीबी का जीवन स्वीकार करोगी तो यह जीवित रहेगा। मुझे सब मंजूर है, बस इसे वापस लौटा दो। साधु आशीर्वाद देता है। चमन की सांस फिर चलने लगती है। अरे ये कैसे? मैं तो मर गया था, फिर मैं जीवित कैसे हो गया? साधु महाराज, ये कैसे हुआ? क्योंकि राजकुमारी आन्वी तुमसे सच्चा प्रेम करती थी। इसी की शक्ति से तुम जीवित हुए हो। अब तुम दोनों राजमहल जाओ। अब यह सच सबके सामने आना ही चाहिए। फिर दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। बेटी, तुम कहाँ थी? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हम लोग इतने परेशान हो गए थे। वहीं पास में खड़ी मालविका और श्रुति कांपने लगती है। राजकुमार वीरांश भी शर्म से अपना सर झुका लेता है। क्या हुआ बेटी? तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या सच है? पिताजी, इन दोनों बहनों ने मुझे एक अघोरी की मदद से बकरी के रूप में बदल दिया था और यह राजकुमार, इन्हें पता चल गया था कि मैं एक बकरी हूँ, लेकिन इन्होंने सिंहासन के लालच में मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और इन्होंने मेरी बड़ी बहन मालविका से विवाह कर लिया। क्या मेरी अपनी बेटियों ने खुद अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा किया? तुम दोनों को इसकी कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। नहीं पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तभी महारानी रोती से सकती हालत में वहाँ पहुँचती है। बेटी, मेरी बेटी वापस आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जान वापस आ गई। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटी? महारानी जी, इन्हीं दोनों बेटियों ने इसे एक बकरी के रूप में बदल दिया था। तुम दोनों की खातिर हमने अपनी इस बेटी को एक बार मौत के मुंह में छोड़कर चली आई थी और आज तुम लोगों ने मेरी बेटी को फिर से मौत के मुंह में डाल दिया। सैनिकों, इन्हें तुरंत ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो जब तक कि इनको सबक न मिल जाए। सैनिक दोनों बहनों को ले जाते हैं। राजकुमार वीरांश, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने राजगद्दी के लिए ये भी नहीं बताया कि मेरी बेटी जिंदा है और वो इस रूप में है। तुम भी यहाँ से चले जाओ और अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। राजकुमार बिना कुछ बोले दरबार से चला जाता है। पिताजी, यह चमन है जिसने मुझे फिर से इंसान बनाया, जिसने अपनी जान देकर भी मुझे बचाया। साधु महाराज ने हम दोनों को नया जीवन दिया है, इसलिए मैं इनसे ही विवाह करना चाहती हूँ।
बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने सच्चाई और प्रेम से निर्णय लिया है। पर महाराज, मैं एक चरवाहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने हमारी बेटी को बचाया है, इसलिए आज से तुम इस राज्य के राजा हो और मेरी बेटी के पति। मुझे भी बहुत पसंद है ये रिश्ता। सच में आनवी बेटा, तुमने बहुत अच्छा लड़का चुना है। पूरा राज दरबार खुशी से झूम उठा।